नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजीएसवी में। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके पश्चात अंग्रेज़ यहाँ पे नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे। वो नियंत्रण उन्होंने कुछ संधियों के माध्यम से, कुछ नीतियों के माध्यम से किया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द्वैत शासन के बारे में। तो आइए जानते हैं द्वैत शासन के बारे में। पहले हुई इलाहाबाद की संधि। वैसे तो इलाहाबाद की संधि में दो संधियाँ हुई, एक तो अवध के नवाब के साथ और दूसरे मुगल शासक सालम द्वितीय के साथ। नवाब के साथ जो अंग्रेज़ों की संधि हुई उसमें ये हुआ कि जो इलाहाबाद और कारा का जो क्षेत्र है वो मुगल शासक को दे दिया गया। इसके साथ ही जो युद्ध हुआ उसमें कंपनी को खजाने के रूप में 56 लाख रुपए देने पड़े और जो बनारस के जमींदार थे बलवंत सिंह, उनको जमींदारी के अधिकार दिए गए। इस तरह से कुछ सैन्य सहायता भी कंपनी को देनी पड़ी नवाब को उनकी सीमाओं के लिए। इसके साथ ही जब दूसरी संधि हुई मुगल बादशाह की, उसमें ये हुआ कि जो ये इलाहाबाद और कारा का जो क्षेत्र था वो वापस मुगल शासक को मिल गया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो क्षेत्र है उस पर जो अधिकार दिए गए वो कंपनी को दिए गए। इसके बदले कंपनी जो है बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देगी। इस तरह से इन दोनों के बीच में संधियां हुई और इन संधियों का नतीजा ये हुआ कि कंपनी को पूरी तरह से बंगाल पे राजनीतिक शासन का अधिकार मिल गया। और क्लाइव की बात करें तो वो अवध को इसमें शामिल नहीं करना चाह रहे थे अपने नियंत्रण में, क्योंकि जो इसकी सीमा थी अवध की वो लगी हुई थी अफ़गान से और उधर मराठों का जो आक्रमण था उसके। तो होता अगर वो उनको शामिल कर लेते तो उनको इसकी सुरक्षा के लिए अपनी सेना वहाँ भेजनी पड़ती, जिसकी वजह से उन्होंने इसको शामिल नहीं किया। तो इस तरह से इन दोनों की संधियों के माध्यम से इन्होंने अपने कदम जो है बंगाल में मजबूत किए हैं और उसके बाद लेके आते हैं रॉबर्ट क्लाइव जी द्वैत शासन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल के द्वैत शासन की, जो 1765 से 1772 तक चला। द्वैत शासन जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि एक दोहरा शासन था, एक दोहरी व्यवस्था जिसमें सत्ता के दो केंद्र होते हैं, एक निज़ामत का और दूसरा दीवानी का। निज़ामत के जो अधिकार थे वो नवाब के पास थे और जो दीवानी के अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। निज़ामत के अधिकार में प्रशासन, पुलिस, न्याय व्यवस्था जैसे क्रियाकलाप आते थे और वहीं जो दीवानी के अधिकार थे जिसमें धन संबंधित मामले, भूमि संबंधित मामले या कहें राजस्व, कर, चुंगी, दस्तक, महसूल, ये जितने भी कार्य थे ये सब दीवानी अधिकारों के अंतर्गत आते थे। दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरीके से ले लिए थे, यानी कि अब जितना भी कर वसूलना है, जितना भी टैक्स लगाना है, कब लगाना है, कैसे वसूलना है, सब कौन निर्धारित करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके लिए इन्होंने दो दीवान नियुक्त किए, एक बंगाल में और दूसरा बिहार में। बंगाल में रज़ा खां थे और बिहार में राजा सिताब राय थे। और उधर जैसा कि आपको विदित है कि जो नवाब था वो अल-वयस्क नवाब था, मीर जाफ़र का पुत्र नजीमुद्दौला। उसके लिए उसको 53 लाख रुपए की पेंशन दे दी गई थी और प्रशासन के लिए एक नायब सूबेदार की नियुक्ति की गई थी राजा सिताब राय की। अब हुआ ये कहने को कि प्रशासनिक अधिकार नवाब के पास थे, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से या कहें अप्रत्यक्ष रूप से रन कौन कर रहा था उनको? कंट्रोल किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। इसमें हुआ क्या, जो प्रशासनिक शक्तियाँ थीं वो सीमित हो चुकी थी
नवाब की शक्तियाँ सीमित थीं, जिससे ये होता था कि अगर नवाब कोई निर्देश देता था प्रशासन के लिए तो उसको कंपनी के जो अधिकारी थे वो सीरियसली नहीं लेते थे और एक लूट खसोट की लूट शुरू हुई। या हम कहें एक ऐसी दौर शुरू हुआ जिसमें अनियंत्रित लूट का दौर बोला गया। क्लाइव ने खुद कहा है अपने एक लेख में कि बंगाल की लूट एक ऐसी लूट थी जैसी किसी प्रेसिडेंसी की लूट नहीं हुई थी। यानी कि जितना चाहे उतना कर लगाते थे, जितना चाहे उतना वसूलते थे, अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे और इसको वसूलने का काम कौन करता था? नवाब के अधिकारी ही करते थे। यानी कि जितना दायित्व था वो सब नवाब का था और जितना अधिकार था वो सब कंपनी के थे। जिससे हुआ क्या, कंपनी की जो धन था, कंपनी का जो लाभ था वो लगातार बढ़ता चला गया और कंपनी के साथ साथ इनको निजी व्यापार करने के भी अधिकार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटेन के जो अधिकारी थे वो भी काफ़ी अमीर होने लगे और होते होते ये हुआ कि जो बंगाल की जो कृषि व्यवस्था थी जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ध्यान नहीं था, बंगाल का जो कुटीर और लघु उद्योग था उस पर भी इसका कोई ध्यान नहीं था। हुआ ये कि इतना कर, इतना महसूल, इतनी दस्तक जिससे आम जनता त्रस्त हो चुकी थी और जो दस्तकार थे, जो किसान थे, वो या तो कृषि छोड़ रहे थे या पलायन कर रहे थे या अपने धंधे छोड़ रहे थे या बाहर जाने के लिए विवश हो गए थे। और इस व्यवस्था ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को एक दरिद्रता के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। और कहते हैं कि बंगाल ये जो द्वैध शासन था इससे हुआ ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो इतने अमीर हो गए थे जिनकी धाक जो थी वो ब्रिटेन की संसद में भी होने लगी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी भ्रष्टाचार बहुत गहराई से बढ़ गया था। यानी कि अधिकारी अमीर हो रहे थे और कंपनी गरीब हो रही थी। कंपनी से ज़्यादा अधिकारियों के पास पैसा था। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 1772 में कौन आता है? वारेन हेस्टिंग आता है। जब 1772 में वारेन हेस्टिंग आता है तो द्वैध शासन में कुछ सुधार करता है। सुधार क्या करता है? वो इसको ख़त्म ही कर देता है, लगभग ख़त्म कर देता है। वारेन हेस्टिंग ही द्वैध शासन को ख़त्म करता है। वो पहले क्या होता था कि जो कलेक्टर था वो भारतीय होते थे। उसने नियम लाया कि कोई भी कलेक्टर, कोई भी अधिकारी वो अब भारतीय नहीं रहेगा। उसने जितने भी कलेक्टर थे सबको ब्रिटिशर्स बना दिया। बंगाल में और बिहार में 2 बोर्ड थे, राजस्व बोर्ड, उनको ख़त्म किया। उसके स्थान पर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद का गठन किया और उसने जो था बंगाल में नवाब के पद को भी समाप्त कर दिया और बंगाल का जो गवर्नर का पद था बंगाल के गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तित कर दिया। और यहीं फिर 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट लाता है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बंगाल का जो गवर्नर है वो तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल हो जाएगा। और यहाँ से आरंभ होती है एक राजनीतिक व्यवस्था का दौर, एक ऐसा दौर जिसमें नवाब की कोई भूमिका नहीं, जिसमें सर्वे सर्वा कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। और अब आरंभ होता है कि कैसे ब्रिटेन, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का झंडा गाड़ेगी।